नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ, नव भारत का अर्ली प्राइम टाइम सुपरहिट शो 4 का फायर और आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। खबरों में आज आपको दिखाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस को लेकर क्या कुछ कहा, इसके साथ ही कमलनाथ पर भी अखिलेश ने तंज कसा। अखिलेश के इस बयान के बाद कांग्रेस का भी रिएक्शन सामने आ गया है। इससे इंडी गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा, पूरी खबर आगे आपको दिखाएंगे विस्तार से। नमस्कार, 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बात करेंगे उन 5 राज्यों की भी जहां पर विधानसभा चुनाव का शोर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में खास तौर से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जुबानी हमले तेज हो चुके हैं। कल छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बस्तर संभाग में फीस की वोटिंग है और वोटिंग को लेकर तैयारियां किस तरह की हैं आगे आपको विस्तार से बताएंगे। और अगर आप उन इलाकों के वोटर्स हैं तो वोट जरूर डालिएगा, ये हमारी आपसे अपील भी है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। रोजाना की तरह दिल्ली, मुंबई और देश दुनिया की हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। आपको चित्रकूट लेकर चलेंगे जहां 4 पैर वाले शिकारी के खौफ से लोग दहशत में हैं। नेपाल में भूकंप के बाद अब क्या हालात है, वीडियो सबूत के जरिए आपको दिखाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो अपने घरों में कैद हो जाइए, क्योंकि सांसों पर संकट हर गुजरते दिन के साथ गहराता जा रहा है। पॉल्यूशन पर कंट्रोल के लिए दिल्ली सरकार ने 13 से 20 नवंबर तक के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने का ऐलान किया है। लेकिन क्या सिर्फ ऑड इवन से समस्या का समाधान होगा या कुछ और भी कदम उठाने की जरूरत है? आपको डिटेल से इस सारी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। और चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। इनके नाम में ही बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। कमलनाथ पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने जवाब दिया। अखिलेश यादव ने कहा एमपी के कुछ नेता जो हैं वो यहाँ इंडी गठबंधन तोड़ना चाहते हैं सीधे तौर पर। समाजवादी पार्टी कुछ सीटें जीतती है और सरकार में अगर कमलनाथ को कमी पड़ती तो क्या सहयोग करेगी समाजवादी पार्टी? ऐसा है जिसमें पहले से ही दिख रहा है। जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे थे कि हम बीजेपी की मदद कर रहे हैं, और मैं यूं कहूं बात को कि जिनका नाम आपने लिया उनके नाम में खुद बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। अखिलेश यादव आखिर मंच से खुल करके किसी का नाम क्यों नहीं लेते? इसलिए नहीं लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो चक्रव्यूह बनाई है लाडली बहन करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी कुछ सीटें। इधर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। जोधपुर के सदरपुरा विधानसभा क्षेत्र से आज उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी उनके साथ में मौजूद थे। किस तरह से वहां का माहौल था, सीएम गहलोत ने क्या दावा इस दौरान किया, सुनिए आप भी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने पर्चा भरा। इस दौरान सीएम गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत और उनके बेटे वैभव गहलोत मौजूद रहे। नामांकन के बाद गहलोत ने फिर जीत का दावा किया। अशोक गहलोत ने कहा कि पहले राजस्थान को पिछड़े राज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब ये बदल गया है। आज राजस्थान में एम्स, आईआईटी, आईआईएम और अन्य विश्वविद्यालय हैं। जब वो पहली बार सीएम बने थे तो सिर्फ 6 विश्वविद्यालय थे और अब 100 से ज्यादा कॉलेज हैं। अशोक गहलोत ने नामांकन से पहले जोधपुर में अपनी बहन विमला देवी से आशीर्वाद लिया। उन्होंने अपनी बहन से विजयी होने का आशीर्वाद मांगा। बता दें कि गहलोत हर चुनाव के नामांकन से पहले बहन से आशीर्वाद लेते हैं। गहलोत ने 1977 में सरदारपुरा क्षेत्र से ही चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। वो 1998, 2008 और 2018 में सीएम बने। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। पूरे राज्य में इस समय जमकर चुनाव प्रचार हो रहा है। हमारे साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बेटी सोनिया जी हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, आज नामांकन भरा है सीएम साहब ने, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है राजस्थान से? राजस्थान से पूरी उम्मीद है हमको, हम वापस जीत के आ रहे हैं, ये 100% है। और इतनी जो गारंटी की स्कीम्स और इतनी सारी जो इतना काम जो साहब ने किया है पूरे 5 साल जी जान लगा के, और मैं उनको दिन रात देखती रही और मुझे हमेशा लगता था कि वो इतना कैसे कोई काम कर सकता है। हमेशा मेरे मन में वही प्रश्न होता था, पर उन्होंने काम करके दिखाया है और जनता उनका साथ देगी। एक बार फिर मैदान में अशोक गहलोत। बिल्कुल, और जिस तरह से जोश आप लोगों ने देखा नामांकन के टाइम में, जो जोश था और यहाँ से नाता रहा है उनका, यहाँ के जन्मे जाए हैं तो एक तरह का प्यार और उनसे लगाव जो है जनता का। लेकिन ईडी ने बहुत परेशान किया इस बार,
मुख्यमंत्री भी बार बार कहते रहे कि जब जब चुनाव आता है ईडी आती है, आपको भी नोटिस दिया गया, क्या कहेंगे? तो सब जनता को दिख ही रहा है ना क्या टाइमिंग है ईडी के नोटिस का। वो सब समझ रहे हैं लोग, जनता समझ रही है कि किस तरीके से नोटिस को चुन के जब आचार संहिता लग चुकी थी, चुनावों की तारीख ऐलान हो चुकी थी, उसके बाद किया है जी। तो कानूनन तरीके से जवाब देने की आपने बात कही थी, हम जवाब देंगे। दे रहे हैं। गहलोत सरकार में एससी आयोग के अध्यक्ष रहे खिलाड़ी लाल बेरवा के रोने का वीडियो सामने आया है। कांग्रेस से टिकट कटने पर बेरवा इतने दुखी हुए कि मंच से ही जनता के सामने रोने लगे। आप लोगों की भीड़ रही तो मैं आपके साथ फार्म भरने चलूंगा, तो उनको इतना गम बैठा है। सामने जनता है, मंच पर नेताजी है और आंसुओं का रेला है। फार्म भरने चलूंगा। कांग्रेस पार्टी ने टिकट काटी तो गहलोत सरकार में एससी आयोग के अध्यक्ष रहे खिलाड़ी लाल बैरवा अपने आंसू रोक नहीं पाए। सामने खड़ी जनता के सामने ही वो रोने लगे। अगर वास्तव में आप लोगों की भीड़ रही तो मैं आपके साथ फार्म भरने चलूंगा। खिलाड़ी लाल बैरवा ने बाड़ी में कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग के एक साथ जनसभा का आयोजन किया, जिसमें मौजूद लोगों के सामने बैरवा रोते नजर आए। बैरवा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें पता नहीं था कि ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। टिकट कटने के बाद बैरवा ने साफ कर दिया कि वो एक बार फिर से बसेड़ी विधानसभा से पर्चा दाखिल करेंगे। पूरे लोगों की जो राय ऊपर आ रही है कि भाई चुनाव लेना चाहिए, पीठ नहीं दिखानी चाहिए, तो कल मैं सेंगर गार्डन से लोगों के साथ जब ये मेरे को ले जाएंगे तो कार्यालय जाके और मैं उसको फार्म भरूंगा और चुनाव लड़ने की तैयारी है। बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी ने कई नेताओं के टिकट काटे, जिसके बाद से इन नेताओं ने निर्दलीय ही मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। मध्य प्रदेश का चुनावी समर है और ऐसे में नेताजी अब जी जान लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। कैसे उनका इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, दिखाते हैं आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 पूरे शबाब पर है और तमाम वो बड़े चेहरे जो इस चुनाव में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, उनमें से प्रमुख हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री हैं और हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए हैं, प्रचार के लिए उतरे हुए हैं और जगह जगह हम देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ आपके हर कार्यक्रम में आ रही है। क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मैं अगर कुछ कहूं तो आप कहेंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ये कह रहा हूं। आपने स्वयं अनुभव किया आज। इस प्रश्न के लिए हम रोल रिवर्सल करेंगे। मैं प्रश्नकार हो जाऊंगा और आप उत्तर। आप बताइए आपको कैसा लगा? मैंने भीड़ देखी, लोगों की उम्मीदें देखी, जिस उम्मीद से लोग आपके पास आ रहे हैं उन उम्मीदों की मैं बात करना चाहता हूं कि क्या एक्सपेक्टेशंस है लोगों की, क्योंकि सरकार में आप हैं वर्तमान में, लेकिन बहुत कुछ है जो करना बाकी है। क्या उम्मीदें? विकास और प्रगति एक निरंतर चक्र होता है, होना भी चाहिए। जब एक आशा अभिलाषा पूरी होती है तो नए आशा अभिलाषाएं नई जीवित होती हैं और मैं मानता हूं कि आशा अभिलाषा उसी से की जाती है जिस सरकार में क्षमता हो उन आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 18 साल में मध्य प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदल दी। एक बीमारू राज्य को एक बेमिसाल राज्य में परिवर्तित किया है और मुझे पूरा आशीर्वाद है कि इस चुनाव में भी प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करके 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनाएगी। बड़े नेताओं को इस चुनाव में उतारा गया, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, ऐसी क्या वजह लग रही है आपको कि उनको उतारने की जरूरत पड़ी? देखिए, थोड़ा आपको इस पर विश्लेषण करना होगा। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है? जो बीजेपी के मजबूत किले हैं उन्हें मजबूत रखा जाए। जहां कांग्रेस के मजबूत किले हैं, कहने का तात्पर्य कि जो विधानसभा आप 2 बार 3 बार या ज्यादा से हारे हो, वहां मजबूत प्रत्याशी को उतारा जाए। और यही हुआ है जो कांग्रेस अपने झोली में मानती। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में फिर से भूकंप के
महसूस किए गए हैं। अभी अभी भूकंप के झटके जो हैं दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं। कुछ दिन पहले भी भूकंप के झटके देर रात जो है महसूस किए गए थे। लोगों में अफरा तफरी का माहौल था, लोग घरों से बाहर निकल आए थे और खबर मिल रही है कि अभी अभी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तो इससे पहले भी आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में 2 दिन पहले भूकंप के तीव्र झटके महसूस किए गए थे, जिसका एपिसेंटर नेपाल था और नेपाल में 150 से ज्यादा लोगों की जान भी गई। और उसके बाद देखिए, अक्सर कहा जाता है जब इस तरह के तीव्र भूकंप आते हैं तो आफ्टर शॉक्स भी होते हैं और आज इसी तरीके के झटके महसूस किए गए। तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं दिल्ली एनसीआर में। देखिए, लोग अपने घरों में बैठे थे और वहां की तस्वीरें जहां बिजली पंखे जोर जोर से हिलते नजर आए। और ये वीडियो देखिए जिसमें अब कुछ देर पहले की तस्वीरें उन्होंने दिखाई हैं, कैसे एक बार फिर आज भूकंप से दहल उठा दिल्ली एनसीआर। 2 दिन पहले देखिए जब भूकंप आया था, उसके बाद जब तमाम जानकारियां सामने आ रही थी तो वैज्ञानिकों की ओर से कहा गया था कि आने वाला वक्त जो है वो अभी भी खतरे से भरा हुआ है। पुलकित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पुलकित, 2 दिन बाद अब फिर से भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं, क्या अभी ताजा जानकारी आप तक पहुंच पा रही है? देखिए, भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में फिर से महसूस किए गए हैं। 2 दिन पहले जब भूकंप के झटके आए थे तो उसने भी लोगों को काफी डराया था, क्योंकि ये लगातार ये देखा जा रहा है कि भूकंप के जो झटके हैं वो काफी लंबे वक्त के लिए आ रहे हैं। हालांकि आज के जो झटके हैं वो इतने देर के लिए नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली एनसीआर की जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनसे लोग बाहर निकले हैं और एक डर का माहौल उनके बीच में इस बात को लेकर है कि इतनी जल्दी जल्दी भूकंप के झटके क्यों। जी ठीक है, जानकारी के लिए पुलकित आपका शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 2 दिन पहले 6 तीव्रता का ये भूकंप लोगों को डरा रहा था और ये आफ्टर शॉक से एक तरह से कहे जा सकते हैं। हालांकि इसका एपिसेंटर क्या रहा, किस तरह से इसकी तस्वीरें नजर आई हैं, जल्दी इस पर तमाम आप तक पहुंचाएंगे। काना में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही हैं। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पैदल कैंपेन कर लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश में जुटे हुए। टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। हमारे साथ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जुड़ रहे हैं, जो कि लगातार पैदल यात्रा के जरिए लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। माइनॉरिटी वोट बैंक को लेकर होड़ मची है, राहुल गांधी कह रहे हैं हमारे साथ है, क्या कहेंगे सर? नहीं, राहुल गांधी के साथ तो कमलनाथ है और कमलनाथ ने कह दिया कि राजीव गांधी ने ही बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का काम शुरू किया था। तो उसके बावजूद भी अगर वो ये समझते हैं तो कौन से ख्वाबों की दुनिया में है राहुल गांधी, मुझे नहीं मालूम। और खुद जो PCC का सदर है तेलंगाना का, वो खुद तो RSS बीजेपी से आए हुए हैं। उनके कई कैंडिडेट्स बीजेपी में थे, अचानक वो उनके पास एक सेकुलरिज्म की वॉशिंग मशीन है तो वो उनको टिकट दे रहे हैं। तो ये देख रही है, तेलंगाना की जनता देख रही है, तेलंगाना के अल्पसंख्यक समाज देख रहा है। जी सर, कांग्रेस का ये भी आरोप है कि लोकल मुद्दे ना उठाकर जानबूझकर फिलिस्तीन जैसा मुद्दा उठा रहे हैं। ओवैसी के पास जो मुद्दे नहीं है। तो कांग्रेस को कह देना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने यासिर अरफात को अपना भाई कहा था, यासिर अरफात ने इंदिरा गांधी को अपनी बहन कहा था। कह दीजिए, कौन रोक रहा है आपको? भाई, जब इंसानियत का नंगा नाच हो रहा है, जब वहां पर जेनोसाइड हो रहा है और हमारा देश हमेशा फलस्तीनियों के साथ सॉलिडेरिटी एकजुटता दिखाया है, तो उसमें बुरी बात क्या है? हम बोल रहे हैं, अच्छा हम लोकल मुद्दों पर भी बात कर रहे हैं। कल से मोदी भी यहाँ पर आ रहे हैं। GHMC में हमने देखा था बीजेपी ने कड़ी चुनौती दी थी, इस बार क्या लग रहा है? बीजेपी, यकीनन बीजेपी को रोकना है। बीजेपी आज भी तेलंगाना में बहुत से मुकामात पर बीजेपी एक अहमियत रखती है, तो बीजेपी को भी हराना है, कांग्रेस को भी हराना है। और हमारा मानना यह है कि कांग्रेस RSS की मां। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महादेव ऐप को लेकर भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान स्मृति ईरानी ने कहा है कि सत्ता में आने के लिए कांग्रेस के लोग सट्टे का खेल खेलते हैं। टाइम्स नाउ भारत रिपोर्टर से स्मृति ईरानी ने एक्सक्लूसिव बातचीत में ये बात कही। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं। छत्तीसगढ़ में आप यहाँ पर आई हैं, लेकिन महादेव का नाम इस समय बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। हालांकि पॉजिटिव वे में नहीं चल रहा है, 508 करोड़ का जो घोटाला हुआ है ऐप का, उसमें चल रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कल रात को 2 बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले इंटरनेट पे क्लिप्स देखे। एक महादेव ऐप से संबंधित है, जहां पर जो व्यक्ति इस अवैध धंधे को चला रहा है वो स्वयं कहता है कि उसने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए हैं। भूपेश बघेल ने शायद आज सुबह एक वक्तव्य दिया कि वो जानते नहीं हैं, लेकिन ये भी सत्य है
जिनको जानते हैं उनका भी कारोबार कुछ ऐसा ही है। मैंने आज मंच पर भी उल्लेख किया, एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या आप देवर परिवार को जानते हैं। वो परिवार आज शराब घोटाले में लिप्त है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं जिनको भूपेश बघेल जानते हैं उनसे 500 करोड़ के घोटाले में लिप्त हैं। जिनको नहीं जानते 500 करोड़ रुपए लिया, जिनको जानते हैं उनसे 2000 करोड़ रुपए लेने का आरोप है, घोटाले का आरोप है। आज तक कभी भी भारतीय राजनीतिक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि प्रदेश में एक प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल अपना चुनाव दुबई के पैसे से लड़े, हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से लड़े। और मुझे लगता है इसकी बहुत ही गंभीर जांच तो चल रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी निश्चित रूप से इस बात का संज्ञान है। उत्तराखंड से खबर है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मुंबई पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पहुंचकर मार्केट की ओपनिंग बेल को बजाया और स्टॉक एक्सचेंज के कामकाज को भी देखा। एनएसई के अधिकारियों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों के साथ उत्तराखंड में निवेश के लिए बैठक की, जिसमें प्रदेश सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री समेत अन्य क्षेत्रों में नए निवेश प्रस्ताव पर भी करार किया है।